हेलो मेरे नन्हे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत प्रसन्नचित्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश रहते होंगे, खूब सारी पढ़ाई करते होंगे और बड़ों का आदर भी करते होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 7 में आपका। आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला की हमारा समाज और पर्यावरण। तो बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 14 और हमारे पाठ का नाम है भारत का संविधान। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। तो सबसे पहले है भूमिका। भूमिका में है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना का विश्लेषण, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व और भारतीय संविधान की विशेषताएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान का आरंभ प्रस्तावना से होता है। यह प्रस्तावना केवल औपचारिक रूप से नहीं रखी गई बल्कि इसका अनिवार्य अंग है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा निहित है। जिस प्रकार प्रातःकाल से दिन का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार प्रस्तावना से भारतीय संविधान की मूलभूत धारणा स्पष्ट हो जाती है। यह प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्र प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्रदान करने तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 14 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। अब है प्रस्तावना का विश्लेषण। प्रस्तावना का विश्लेषण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विश्लेषण करने पर हमारे सामने निम्नलिखित 4 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, संविधान शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन शब्दों से स्पष्ट है कि प्रस्तावना से इस बात पर बल दिया गया है कि अंतिम संवैधानिक शक्ति भारत के लोगों में निहित है। जनता की सर्वोच्च शक्ति ही संविधान का स्रोत है। भारत की जनता ने ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। दूसरा है राज्य का स्वरूप। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय गणराज्य कहा गया है। यह शब्द राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। इन शब्दों की व्याख्या करने से राज्य के स्वरूप की निम्नलिखित विशेषताओं की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। इसका अर्थ है ऐसी सर्वोच्च शक्ति जिसके कार्य प्रबंध में किसी अन्य का हस्तक्षेप ना हो। यह शक्ति हर प्रकार के आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकती है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह संविधान लागू हुआ और इस दिन से भारत ब्रिटिश सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, अर्थात उसे आंतरिक एवं बाह्य मामलों में संपूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त हो गई। उसके बाद ब है समाजवादी राज्य। प्रस्तावना में मूल रूप से समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, परंतु 42वें संशोधन के द्वारा यह शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिया गया है। समाजवादी राज्य का अर्थ ऐसा राज्य है जो समूचे समाज के हित के लिए काम करे। ऐसे राज्य में सभी नागरिकों को कमाने के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। देश का धन कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और फिर है स धर्मनिरपेक्ष राज्य। मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का भी उल्लेख नहीं था। किसमें? धर्मनिरपेक्ष शब्द का भी उल्लेख नहीं था। प्रस्तावना में इस शब्द की वृद्धि भी 24वें संशोधन द्वारा की गई है।
यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारत धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलता रहा है, परंतु इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं था। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य यह है कि धर्म को प्रत्येक नागरिक का निजी मामला समझा जाए और राज्य इसमें तटस्थ रहे। इस प्रकार राज्य के सामने सभी धर्म समान है, सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। सरकारी नौकरियां देते समय धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसके पश्चात है द लोकतंत्रीय राज्य। प्रस्तावना में भारत को लोकतंत्रीय राज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ है शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। देश का प्रबंध लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों पर होगा। इसमें लोगों को वयस्क मताधिकार के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त है। इसमें धर्म, रंग, जाति, वंश आदि के आधार पर किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और फिर है, अब तीसरे नंबर पर है गणराज्य। प्रस्तावना में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। गणराज्य वह राज्य है जिसका प्रधान या अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, बल्कि ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत वह गणराज्य है जिसमें राष्ट्रपति जनता से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की कार्यवाही के द्वारा संसद द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की स्थिति भारत को गणराज्य का पद प्रदान करती है। और अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व, कि इसका क्या महत्व है। यह संविधान की कुंजी है क्योंकि यह उसकी मूलभूत धारणा को व्यक्त करती है। यह संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। यह राज्य के स्वरूप की जानकारी देती है। यह संविधान की व्याख्या में सहायक होती है। न्यायाधीशों का मार्गदर्शन करती है। इससे हमारे राज्य तथा समाज की झलक मिलती है। यह प्रस्तावना ऐसे राज्य की निर्माण प्रेरणा है जिसमें समता, स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त हो, जिसमें सभी नागरिक भ्रातृभाव की भावना में बंधकर अनेकता में एकता के स्वप्न को साकार करते हुए देश की अखंडता को सुरक्षित रखें और जिसकी मूल शक्ति जनता जनार्दन में निहित है। प्रस्तावना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संविधान की आत्मा है। और अब है संविधान अंगीकृत करने की तिथि। संविधान की प्रस्तावना के विश्लेषण से उसको अंगीकृत करने की तिथि का भी ज्ञान होता है। इसमें कहा गया है, हम भारत के लोग इस संविधान को आज 26 नवंबर 1949 के दिन अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यद्यपि ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, परंतु प्रस्तावना में बताई गई तिथि उसके ऐतिहासिक महत्व की ओर स्पष्ट संकेत करती है। और अब है भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान उन नियमों के समूह को कहते हैं जिनके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। किसी भी देश का संविधान बनाते समय उस देश के आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अतः प्रत्येक देश का संविधान भी अपने अंदर कुछ विशेषताएं लिए होता है। 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाला भारत का संविधान भी अपनी कुछ विशेषताएं रखता है जो कि निम्नलिखित हैं। विस्तृत संविधान। भारत का संविधान एक विशाल एवं व्यापक लेख है। यह संसार के संविधानों में सबसे विस्तृत है। इसमें वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं जिन्हें 22 भागों में बांटा गया है। इसमें अनुसूचियां भी शामिल हैं। फिर है निर्मित संविधान। भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है। इसे संविधान सभा ने काफ़ी सोच विचार के पश्चात तैयार किया गया था। यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। यह ब्रिटेन के संविधान के समान एक विकसित संविधान नहीं है। फिर है लिखित संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। हमारी संविधान सभा ने काफ़ी वाद विवाद के पश्चात हमारे संविधान का प्रलेख तैयार किया था।
भारतीय संविधान में शासन संबंधी सभी बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं, जैसे सरकार के विभिन्न अंगों का संगठन व कार्य, केंद्र व राज्य सरकारों के परस्पर संबंध, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार व कर्तव्य, नीति के निर्देशक तत्व, पिछड़ी जातियों के लिए विशेष व्यवस्था आदि। और चौथे नंबर पर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण राज्य कहा गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से होता है जो अपना शासन प्रबंध करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, किसी आंतरिक या बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होता और अपनी इच्छा के अनुसार सभी निर्णय ले सकता है। और फिर है समाजवादी राज्य। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द शामिल किया गया। समाजवादी राज्य से तात्पर्य है कि राज्य किसी विशेष वर्ग की भलाई के लिए नहीं बल्कि सारे समाज की भलाई के कार्य के लिए कार्य करेगा। यह प्रयत्न किया जाएगा कि देश के विकास का फल कुछ लोगों को प्राप्त न होकर सभी लोगों को मिल सके। और फिर छठे नंबर पर है धर्मनिरपेक्ष राज्य। 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। वैसे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को व्यवहार में लाया जा रहा है। संविधान में इस संबंध में कई व्यवस्थाएं शामिल की गई थीं, पर 42वें संशोधन द्वारा इसे स्पष्ट और सुदृढ़ बनाया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य अधार्मिक या धर्म विरोधी राज्य से नहीं बल्कि ऐसे राज्य से है जो धार्मिक मामलों में तटस्थ हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं है। राज्य की दृष्टि में सभी समान हैं, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। और अगला है 7वें नंबर पर लोकतंत्रीय राज्य। लोकतंत्रीय राज्य संविधान के अनुसार भारत को लोकतंत्रीय राज्य घोषित किया गया है। किसी भी लोकतंत्रीय राज्य की सभी विशेषताएं भारत में विद्यमान हैं। यहाँ शासन की अंतिम शक्ति जनता के पास है। वयस्क मताधिकार द्वारा देश का शासन चलाया जाता है या नियमित समय पर चुनाव होते हैं। लोगों को महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं एवं अधिकार प्राप्त हैं। संघ व समुदाय बनाने का अधिकार, सभा करने व जुलूस निकालने का अधिकार, समानता का अधिकार आदि। और फिर 8वें नंबर पर गणराज्य। भारत लोकतंत्रीय राज्य के साथ साथ गणतंत्रीय राज्य भी है। मिस्टर मेडिसन के अनुसार गणतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसकी शक्तियों का स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जनता का महान समूह है। वास्तव में गणराज्य वह राज्य होता है जिसके मुखिया का पद पैतृक नहीं होता बल्कि राज्य का मुखिया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। भारत का मुखिया राष्ट्रपति है जिसका चुनाव जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। अतः भारत एक गणराज्य है। फिर 9वें नंबर पर है कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रण। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान 2 प्रकार के माने जाते हैं, अ कठोर और ब लचीला। पहले कठोर पढ़ेंगे। जिस देश का संविधान साधारण कानून के समान विधानमंडल द्वारा ना बदला जा सके उसे कठोर संविधान कहते हैं। ऐसे संविधान को बदलने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अमेरिका का संविधान कठोर है। अब है लचीला। जिस देश में साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं होता, अर्थात जिस प्रकार का विधानमंडल साधारण कानून को साधारण बहुमत से बनाते व बदलते हैं, उसी प्रकार वे संविधान को भी बदल देते हैं। ऐसे देशों का कानून लचीला होता है। संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें संसद साधारण कानून के तरीके से बदल सकती है। फिर दूसरे नंबर पर है संविधान की अनेक धाराओं को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। फिर तीसरे नंबर पर है संविधान का कुछ भाग ऐसा होता है जिसे बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के अलावा
कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रकार भारत दोनों तरह कठोर तथा लचकशीलता का मिश्रण है। और अब है 10वें नंबर पर संसदीय सरकार। भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन को अपनाया गया है। यहाँ राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक मुखिया है। वास्तविक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका व विधानपालिका के बीच गहरा संबंध है। कार्यपालिका के सदस्य विधानपालिका में से ही लिए जाते हैं। वे अपने कार्यों के लिए संसद के आगे उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। दूसरे मंत्री दल के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। लोकसभा के सदस्य किसी भी समय अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका को हटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि के द्वारा कार्यपालिका के गलत कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। उसके पश्चात है 11वें नंबर पर संघात्मक सरकार। भारत का संविधान संघीय सरकार की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान सरकार की शक्ति का स्रोत है। भारत एक ओर केंद्रीय सरकार है, दूसरी ओर राज्य सरकार संविधान द्वारा दोनों अर्थात केंद्र व राज्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के 98 विषय केंद्र सरकार को दिए गए हैं। प्रादेशिक महत्व के 62 विषय राज्य सरकार के पास हैं। 52 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य व केंद्र दोनों को मिलकर कानून बनाने का अधिकार है। संविधान की व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका को दिया गया है। न्यायपालिका स्वतंत्र व निष्पक्ष है। यह दोनों सरकारों के झगड़े निपटाती है और संविधान की रक्षा करती है। इसके बाद है शक्तिशाली केंद्र। संघात्मक सरकार के साथ साथ भारत में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। शक्तियों का बंटवारा करते हुए केंद्र को अधिक शक्तियां 97, वर्तमान में 24 विषय हैं, दी गई हैं, जबकि राज्यों में कम समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। भारत में एक ही नागरिकता व एक ही संविधान है। राज्यों में अपने संविधान की व्यवस्था नहीं है। भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पेश करने का अधिकार राज्यों को नहीं है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन व्यवस्था व इकाई न्याय व्यवस्था, एक ही निर्वाचन व योजना आयोग की व्यवस्थाओं ने केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना दिया है। कुछ विद्वानों का कहना है भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। और अब हम पढ़ेंगे 13वें नंबर पर मौलिक अधिकार। भारत में संविधान द्वारा ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 35 तक इन अधिकारों का वर्णन है। अब है मौलिक कर्तव्य। 24वें संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अध्याय 4A जोड़ा गया। इसमें भारत के नागरिक के 10 कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। 15वें नंबर पर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के भाग 4 में उन सिद्धांतों का भी वर्णन किया गया है जिनसे देश की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक नीति निश्चित होती है। ये सिद्धांत भारत में आर्थिक लोकतंत्र की नींव डालने में विशेष रूप में सहायक हैं। प्रोफेसर B.K. गोखले के अनुसार वे ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता विद्यमान हो तथा लोग सुखी व संपन्न हो। 16वें नंबर पर है वयस्क मताधिकार। भारत का संविधान अपने नागरिकों के लिए वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी धर्म, जाति से संबंध रखता हो, उसे वोट देने का अधिकार है। इसके साथ देश में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अंत हो गया। और अब है इकहरी नागरिकता। सामान्य रूप से संघीय शासन में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, एक संघ की और दूसरी राज्य की। लेकिन भारत एक संघीय राज्य होते हुए यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है। और 18वें नंबर पर है स्वतंत्र न्यायपालिका।
भारत का संविधान देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा भारतीय संविधान की रक्षा न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। यह केंद्र व राज्य के मध्य झगड़ों को निपटाती है। यदि संसद के दोनों सदनों का अलग अलग 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पास कर दे, तभी राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रखा गया है ताकि न्यायाधीश निष्पक्ष होकर निर्णय ले सके। इसके पश्चात है इकहरी न्याय व्यवस्था। भारत एक संघात्मक राज्य है, फिर भी यहाँ इकहरी न्याय व्यवस्था स्थापित की गई है। अमेरिका में दोहरी न्याय व्यवस्था है, वहाँ एक और संघ के न्यायालय काम करते हैं, दूसरी ओर राज्य के। लेकिन भारत में इकहरी न्याय व्यवस्था है। इसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व उसके अधीन न्यायालय हैं। यह एक पिरामिड की भांति है। और 20वें नंबर पर है संविधान की सर्वोच्चता। भारत एक संघीय राज्य है। यह संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। केंद्र व राज्य को संविधान अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। और अब है न्यायिक पुनर्निरीक्षण। संविधान की सर्वोच्चता के साथ साथ भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। यदि केंद्र या राज्यों की व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान की किसी धारा का उल्लंघन करता हो, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित करती है। ऐसे कानून को फिर लागू नहीं किया जा सकता। अगला है 22वें नंबर पर द्विसदनात्मक विधानमंडल। संविधान द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई है। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। निम्न सदन लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है। इसके सदस्य मताधिकार के अधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। ऊपरी सदन राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को हटाया जाता है। राज्यसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाता है। और 23वें नंबर पर है संकटकालीन व्यवस्था। संकटकालीन व्यवस्था संकट काल का सामना करने के लिए संविधान राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां देता है। संकट काल के समय इसका स्वरूप लगभग एकात्मक हो जाता है। भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में संकट काल की घोषणा करता है। पहला है युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में अथवा इसकी संभावना होने पर। फिर है किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था फेल होने पर। तीसरे नंबर पर है जब देश की आर्थिक स्थिति खतरे में हो। फिर है 24वें नंबर पर राष्ट्रीय भाषा। संविधान द्वारा संपूर्ण देश के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की व्यवस्था भी की गई है। यद्यपि देश की 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का गौरव प्राप्त है। केंद्र व राज्य सरकारें इसे व्यवहारिक रूप से गौरव प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील हैं। और अब है आखिरी में अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए केंद्र और राज्य विधान मंडलों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। सार्वजनिक सेवाओं में भी उनके लिए स्थान सुरक्षित किए जाने की व्यवस्था है। शुरू में यह व्यवस्था केवल 10 वर्ष के लिए की गई थी। फिर 1960, 1970 तथा 1980 में इसे 10-10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और इसके साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है, लेकिन हमें इस पाठ से कुछ याद रखने योग्य बातें हैं जो हमें अवश्य ध्यान देनी है और अवश्य इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले है भारतीय संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधियमित और आत्मार्पित करते हैं। फिर है संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय गणराज्य कहा गया है।
उसके पश्चात है प्रस्तावना में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। गणराज्य वह राज्य है जिसका प्रधान या अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, बल्कि यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसके पश्चात है संविधान बनाते समय उस देश की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, जिसमें से हमने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आशा है आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और आपको भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो इसके साथ पाठ समाप्त होता है और इसका अभ्यास करें, आप स्वयं करेंगे। और इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।